एक बार की बात है, जंगल में टोनी अपनी बहन पिंकी के साथ रहती थी। पिंकी का रंग काला था। वो देखने में भी छोटी थी, इसलिए दूसरे पक्षी उससे दूर रहती थी, उसका मजाक उड़ाती थी। पिंकी बहुत होशियार और दिल की बड़ी हिम्मत वाली चिड़िया थी। एक दिन पिंकी बाहर खेल रही थी, तभी वहाँ कौवा आ जाता है। ओ कली कली चिड़िया, तू बाहर क्यों निकलती है? तुझे देखकर छोटे छोटे पक्षियाँ डर जाते हैं। ऐसे रूप रंग लेकर बाहर निकलती है, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे देखकर तो मुझे शर्म आ जाती है। सुबह सुबह तुझे मेरे सामने आना था। पता नहीं पूरे दिन अब कैसे बीतेगा, मनहूस कहेगी। कालू भैया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने थोड़ी ना अपना रंग बनाया। ऊपर वाला मुझे ऐसा बनाया तो इसमें मेरी क्या गलती है? तू काली हुई, इसमें तेरी ही गलती है। देखा ना, कोई पक्षी तेरे साथ खेलने तक नहीं आती। पिंकी को रोज रोज ऐसे बातें सुनकर तंग आ जाती है। इतना बोलकर कालू वहाँ से चला जाता है। हे ऊपर वाला, तुमने मुझे काली क्यों बनाया? क्यों दूसरे पक्षियों की तरह गोरी नहीं बनाया? कालू भैया ने सही तो कहा, कोई पक्षी मेरे साथ खेलने तक नहीं आते। सब मेरा मजाक उड़ाता है। अब इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है मेरा। मैं इसी पेड़ से कूद के अपनी जान दे दूंगी। पिंकी पेड़ से कूदने वाली थी, तभी बाहर टुनी आ जाती है। पिंकी, मेरी बहन, तो ये क्या कर रही है? दीदी, मुझे अब और इस दुनिया में नहीं रहना। चुप कर जा पागल, क्या बोल रही है ये सब? हुआ क्या, पता तो सही। तुम्हें तो पता ही है दीदी, रोज रोज सब मुझे ताने सुनाते हैं। कोई पक्षी मेरे साथ खेलना ही नहीं चाहता, ना कोई मेरे साथ बात करता है। आज तो कालू भैया भी। रोज रोज ताने सुनकर मरने से तो अच्छा है एक दिन में ही मर जाओ। अच्छा, दूसरों की फिक्र है तुझे और मेरी नहीं है। तू अगर मर जाएगी तो मेरा क्या होगा? मैं कैसे जीऊंगी तेरे बिना? चल, तुझे किसी के साथ खेलने की कोई जरूरत नहीं है। तू आज से मेरे साथ ही खेलेगी। तू मेरी बहन है, तू ही मेरी साथी है। फिर टोनी अपनी बहन पिंकी को साथ लेकर घर आ जाती है। दूसरे दिन तोता और कबूतर आई है टोनी के पास। टोनी, चल चल, दाना लेने जाना है। दीदी, मुझे भी जाना है तुम लोगों के साथ। नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे हमारे साथ, तुम घर पे ही रहो। तुम जैसी काली चिड़िया के साथ हम लोगों को नहीं जाना। और टोनी, तू भी ये काली को क्यों रखा? इसकी वजह से तुम्हारी इमेज खराब होती है। तोता बहन, तमीज से बात करो, ये मेरी बहन है। बहन को लेकर उल्टी सीधी बातें करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मुझे नहीं जाना तुम लोगों के साथ दाना लेने। आज से तुम लोगों के साथ मेरी सारी दोस्ती खत्म हो चुकी है। तो फिर ठीक है, हम भी नहीं चाहते तुम्हारे साथ दोस्ती रख। तुम अपनी एक काली बहन के साथ ही रहो। फिर तोता और कबूतर वहाँ से चली जाती है। पिंकी, चल, हम दोनों बहन अब दाना लेने जाते हैं। ठीक है दीदी, चलो। फिर पिंकी और टुनी दाना लेने जाती है। दोनों बहन दाना खाकर कुछ देर आराम करने के लिए बैठती है। तभी बाहर तोता, कबूतर और कौवा आ जाता है। पिंकी जिस पेड़ में बैठी थी, उन तीनों उसी पेड़ को हिलाने लगते हैं। मत करो ऐसा, मैं गिर जाऊंगी, प्लीज। दीदी प्लीज बचाओ मुझे। फिर पिंकी ऊपर से गिर जाती है, उसे गहरी चोट लगती है। छी, तुम लोग इतने बुरे हो। मेरी मासूम बहन के साथ तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? बहुत बुरा किया तुम लोगों ने। फिर टोनी पिंकी को उठाकर घर लेके आती है। दीदी, मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी जो मैंने बाहर निकली थी। मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए था। मैं और कभी भी बाहर नहीं जाऊंगी। तुम ही मेरे लिए भोजन लेकर आना। अच्छा ठीक है, तुझे कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरे लिए भोजन मैं ही लेकर आऊंगी। तुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। एक दिन जंगल में एक बड़ी मुश्किल आ गई। एक शहर का आदमी जंगल के पेड़ काटने लगा था और वहाँ के पक्षियों का घर खतरे में था। सारे के सारे पक्षियाँ परेशान थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आदमी को रोके। कालू जी, ये आदमी तो इस तरह पेड़ काट रहे हैं कि कुछ दिन बाद हमारे घर भी टूट जाएगा। कुछ करिए ना।
ऐसे ही चलता रहा तो हमारा बच्चा का क्या होगा? हम इसको लेकर कहाँ जाएंगे? गौरी, अब हम क्या कर सकते हैं? ये बहुत ही शक्तिशाली आदमी है। इसका मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं? ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। फिर एक दिन पिंकी ने सोचा, मुझे अपने रंग या छोटे होने की चिंता नहीं है, मुझे अब घर से निकलना ही होगा। फिर पिंकी ने एक प्लान बनाया। रात के समय जब वो आदमी सो रहा था, पिंकी उसके कैंप के पास गई और वो अपने पंखों से छोटी छोटी लकड़ियां उठाकर उसके सामने रखने लगी। फिर उसने एक जगह से जलती हुई लकड़ी उठाई और उस आदमी के कैंप के पास ले गई और कैंप में आग लगा दी। जब आदमी की नींद खुली तब उसने देखा कि उसका कैंप जलने वाला था। डर के मारे वो जंगल से भागने लगा था। भागते हुए देख सारे पक्षियाँ खुश हो जाती है। फिर सारी पक्षियाँ पिंकी के पास आती हैं। पिंकी, हम लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारे रंग को लेकर हम तुम्हें कितने ताने सुनाए, तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीन ली। तुम हम लोगों को माफ कर दो। पिंकी, तुम्हारा रंग काला हो या तुम छोटी हो, तुम्हारे जैसे होशियार और हिम्मत वाले कम लोग होते हैं। आज से तुम हमारे दोस्त हो। तुम हमारे साथ ही खेलोगे, दाना लेने जाओगे। उस दिन के बाद सब पिंकी चिड़िया के दोस्त बन गए और जंगल फिर से खुशहाल हो गया। पिंकी चिड़िया ने सबको सिखाया कि रंग या आकार से जरूरी होती है हिम्मत और होशियारी। हिम्मत और होशियारी से हर मुश्किल को जीता जा सकता है, चाहे आप कैसी भी हो। জঙ্গলের একটি গাছের ডালে টুনি তার ঘর বানিয়ে বসবাস করত। টুনির পাশেই একটি গাছে কালু নামের একটি কাক বসবাস করত। সে খুবই অলস ছিল, সে কোনো কাজ করত না। জঙ্গলের সব পাখিদের থেকে সে কখনো জামা কাপড়ের জন্য, কখনো ঘর বানানোর জন্য, আবার কখনো বাচ্চার চিকিৎসার জন্য ঋণ করত, আর সেই ঋণ কখনো পরিশোধ করত না। তাই জঙ্গলের সব পাখিরা তার উপর বিরক্ত ছিল। অন্যদিকে টুনি অনেক পরিশ্রমী ছিল। সে তার ঘর পরিষ্কার করত, বাচ্চাদের খেয়াল রাখত, বাচ্চাদের জন্য ভালো ভালো খাবার নিয়ে আসতো। বাচ্চারা, বর্ষাকাল শুরু হয়ে যাচ্ছে। বর্ষাকালে বৃষ্টি থাকার কারণে আমরা পাখিরা উঠতে পারি না। এই জন্য বর্ষাকাল আসার আগে আগে আমাদেরকে খাবার জমা করে রাখতে হবে। এখন চলো সবাই মিলে খাবারের সন্ধানে যাই। আচ্ছা মা, চলো তাহলে। টুনি তার বাচ্চাদেরকে নিয়ে খাবারের সন্ধানে বের হলো। জঙ্গলের অন্যান্য পাখিরাও খাবারের খোঁজে বের হলো। তখনই টুনির সাথে টিয়ের দেখা হয়ে যায়। তখন টুনি টিয়েকে জিজ্ঞেস করলো, টিয়ে বোন, তুমি কি বর্ষাকালের জন্য তোমার খাবার সংগ্রহ করেছো? আমি আমাদের খাবার সংগ্রহ করে রেখেছি। হ্যাঁ রে টুনি, আমারও হয়ে গিয়েছে। তখনই সেখানে কালু কাক চলে আসে। কালু ভাইয়া, বর্ষাকাল তো প্রায় চলে এসেছে, তুমি তোমার জন্য খাবার সংগ্রহ করে রেখেছো তো? না হলে কিন্তু তুমি পরে বিপদে পড়ে যাবে। আমাকে নিয়ে তোদের ভাবতে হবে না, তোরা নিজেদের কথা ভাব। এই কথা বলে কালু সেখান থেকে চলে যায়। কালু দূরে গিয়ে একটি গাছে বসে পড়ল। খাবার সংগ্রহ করার জন্য তো ওরা আছেই, আমি কেন খাবার সংগ্রহ করতে যাব? এভাবেই কিছুদিন কেটে যায়। কিছুদিন পর বর্ষাকাল শুরু হয়ে যায়। জঙ্গলের সব পাখিরা ঘরে বসে বর্ষা উপভোগ করছিল। কখনো কখনো বৃষ্টি অনেক বেড়ে যায়, আবার কখনো কখনো কমে যায়। এভাবেই সারাক্ষণ বৃষ্টি হতে থাকে। বৃষ্টির সাথে সাথে প্রবল বেগে হাওয়া বইছিল। এইদিকে কালুর ঘরের সকল খাবার শেষ হয়ে যায়। পাপা পাপা, আমার অনেক খিদে লেগেছে। কালু, ঘরের সমস্ত খাবার শেষ হয়ে গিয়েছে, আমারও খুব খিদে লেগেছে। বাইরে তো অনেক বৃষ্টি হচ্ছে, আমরা কিভাবে বাইরে যাব খাবার আনতে? আরে গৌরী, তুমি এত চিন্তা কেন করছো? প্রতিবেশীদের কাছ থেকে কিছু না কিছু পেয়েই যাব। কিন্তু কালু, সব পাখিরা তো তোমার উপর খুবই বিরক্ত, তারা কি তোমাকে খাবার দিবে? আচ্ছা, তাও একটু যেয়ে দেখি না কি হয়।
মনে হচ্ছে বাইরে বৃষ্টি কমেছে, দেখি গিয়ে কি হয়। তখন কালু খাবারের উদ্দেশ্যে বের হলো। প্রথমে কালু কবুতরের কাছে যায়। কবুতর ভাই, আমাদের ঘরে খাবার শেষ হয়ে গিয়েছে, আমাদেরকে কিছু খেতে দাও। আমি আমার পরিবারের জন্য খাবার জমা করে রেখেছি, তুমি কেন রাখোনি তোমার পরিবারের জন্য? কবুতরের কথা শুনে কালু মন খারাপ করে সেখান থেকে চলে যায়। এরপর কালু টিয়ের কাছে যায়। টিয়ে, বোন আমার, আমাকে কিছু খেতে দে, খিদে আমার জান বের হয়ে যাচ্ছে। তারপর টিয়ে পাখি কালুকে বলল, সবসময় তুমি এভাবেই মানুষের কাছে হাত পাতো, কখনো তো নিজের জন্য কিছু রাখো? এভাবে কতদিন আর তুমি অন্যের উপর নির্ভর করে থাকবে? বর্ষাকাল আসার আগে তোমাকে কতবার বলেছি তোমার জন্য কিছু খাবার জোগাড় করে রাখো। তখন তো আমাদেরকে অনেক কথা শুনিয়েছো, এখন এসে পড়লে তো হাত পাততে। আমি তোমাকে কিচ্ছু দিতে পারবো না, কষ্ট করে খাবার জোগাড় করব আমরা, আর ফ্রিতে খাবে তুমি। এখন যাও, অন্য কোথাও গিয়ে দেখো। টিয়ের কাছে খাবার না পেয়ে কাক টুনির কাছে যায়। টুনি, আমাকে সাহায্য কর বোন, আমাকে কিছু খাবার দে, না হয় আমার বাচ্চারা খিদায় মরে যাবে। আমি কোনো উপায় না পেয়ে তোর কাছে এসেছি। আমি পরিশ্রম করে আমার বাচ্চাদের জন্য খাবার জমা করে রেখেছি, যদি আমি তোমাকে সব দিয়ে দিই তাহলে আমার বাচ্চারা কিভাবে বাঁচবে? তুমি সবসময় পরিশ্রম ছাড়াই বাঁচতে চাও, কিন্তু জীবন এভাবে চলে না। টুনির কথা শুনে কাক কান্না করতে শুরু করলো। জঙ্গলের কোনো পাখি তাকে সাহায্য করলো না। সে মন খারাপ করে টুনির ঘর থেকে বের হয়ে যায়। ঠান্ডা বাতাসে ক্ষুধার্ত কাক এদিক সেদিক ঘুরতে থাকে। কোনো খাবার না পেয়ে কালু বাড়ি ফিরে যায়। এদিকে টুনির কালুর জন্য মায়া হয়, তাই টুনি কিছু খাবার নিয়ে কালুর বাড়িতে যায়। টুনিকে খাবার নিয়ে আসতে দেখে সবাই খুব খুশি হয়ে যায়। কালু ভাইয়া, এই নাও খাবার। টুনি, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। টুনি, আমি বুঝতে পেরেছি যে পরিশ্রম ছাড়া কখনো ভালো থাকা যায় না, তাই তো আমি ভেবে নিয়েছি এবার থেকে আমি পরিশ্রম করব। এভাবেই বর্ষাকাল কেটে যায়। এখন আর কালু কাক কারো কাছে হাত পাতে না। সে এখন নিজের জন্য কাজ করে, খাবার আনে। তো বন্ধুরা, এই গল্প থেকে আমরা শিখতে পেলাম পরিশ্রমী ব্যক্তি সবসময় সুরক্ষিত থাকে।